नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता वीकेजी फ्यूजन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारा पार्ट 2 विलियन या सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, उसके 4 टॉपिक हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 5वां टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है ठोसों का द्रव में विलियन। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हमारे को निम्न बिंदुओं को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है ठोसों का द्रव में विलयन, कि किस प्रकार से ठोस द्रव में घुलते हैं। दूसरा बिंदु है ठोसों की विलेयता का कारण क्या है, आखिर क्यों कोई ठोस विलायक में घुल जाता है और कोई नहीं घुलता है। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और चौथा बिंदु है विलेयता वक्र, यानी 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की कितनी मात्रा घुलती है और उसका ताप के साथ क्या संबंध है। उसी ग्राफ को हम विलेयता वक्र कहते हैं, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और सेकंड लास्ट टॉपिक अपना अवाष्पशील ठोसों को द्रव में घोलने पर उनके द्वारा लगाए जाने वाला वाष्प दाब। और अंत में हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आप सब लोग से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा विश्वास बना रहे और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए कटिबद्ध रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी ठोस को जब विलायक के अंदर मिलाया जाता है तो सामान्यतया वह धीरे धीरे फैलता है और धीरे धीरे पूरे विलयन को अपने रंग में रंग लेता है। यहाँ हम सामान्यतः एक केमेनोफोर के टुकड़े को डाला है, जिससे धीरे धीरे पूरा विलयन गुलाबी बैंगनी रंग का हो जाता है। यहाँ हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक ठोस लिया, उसको हमने विलायक के अंदर घोला। तो जैसे उसको विलायक में डाला जाता है, विलायक में डालने पर उसके कणों का विघटन शुरू हो जाता है। उसके कण अलग होकर के विलायक में पहुंचने लग जाते हैं। किसी भी ठोस के कणों का विलायक में घुलने की प्रक्रिया को ही विघटन के नाम से जाना जाता है। और विघटन होने के पश्चात बहुत सारे कण विलायक के अंदर आ जाते हैं। फिर वो कण आपस में टकराने के साथ साथ ठोस से भी टकराते हैं और टकरा करके और उसी स्थान पर बैठ जाते हैं, अर्थात उनका अवक्षेपण हो जाता है। और इस प्रकार से ठोसों का अवक्षेपण या निक्षेपण होना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से विघटन की प्रक्रिया होती है और विघटन की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ समय के पश्चात फिर क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अर्थात उन परिस्थितियों में ठोस विलेय और विलायक घुल करके विलयन बनाते हैं और विलयन में से वापस ठोस विलेय वहाँ से नीचे की तरफ अवक्षेपित हो जाते हैं। और जब यह अवस्था उत्पन्न होती है तो उस अवस्था में विघटन की दर और क्रिस्टलीकरण की दर दोनों बिल्कुल बराबर हो जाती है और उस अवस्था को साम्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। और यह साम्य अवस्था गतिक साम्य होता है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया रुकती नहीं है। विघटन और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसे गतिक साम्य के नाम से भी जाना जाता है। और जब गतिक साम्य स्थापित हो जाता है तो उन परिस्थितियों में विलायक के अंदर अधिकतम विलेय घुल जाता है। और जब अधिकतम विलेय घुल जाता है तो प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। संतृप्त विलयन में हम विलेयता की परिभाषा देखें तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि 100 ग्राम विलायक में दिए गए ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुली रहती है उसे ही विलेयता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम ठोस किस प्रकार से जल के अंदर घुलता है, उसमें विघटन क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है और फिर हमारे को साम्यावस्था स्थापित होने पर संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया हमने इसमें जान ली है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी ठोस द्रव के अंदर घुल जाता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है। हम एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक पात्र ले लिया है, इस पात्र में
जल विलायक के रूप में यहाँ पर भरा हुआ है। अब हम इसके अंदर एक आयनिक यौगिक, सामान्यतया सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा इसमें डाल देते हैं। आयनिक यौगिक जो भी होते हैं उनमें चारों तरफ आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है और ये अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण मजबूती से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको जल के अंदर डाला जाता है, जल में डालने पर, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक होता है, तो जैसे ही आयनिक क्रिस्टल जल के अंदर आते हैं, जल के ऋण सिरे क्रिस्टल में से धन आयन को पकड़ करके और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से जल का ऋणायनिक सिरा, जैसे ऑक्सीजन, क्रिस्टल के धनायन को अपनी तरफ खींच करके और अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। इस प्रकार से पूरे विलयन में जल का प्रत्येक कण का द्विध्रुव विपरीत आयन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इस कारण से धीरे धीरे वो उस आयन को खींच लेते हैं और आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आयनिक क्रिस्टल के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल था, लेकिन जब इसको जल में डाला जाता है तो जल के ऊपर द्विध्रुव होता है, जबकि क्रिस्टल में आयन होता है। तो आयन और द्विध्रुव के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल की मात्रा अंतर आयनी आकर्षण बल से ज़्यादा होती है। इसी कारण से जल के अणु आयनिक क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और उसे जल में विलय कर देते हैं और इस प्रकार से सारे के सारे आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब वो क्रिस्टल के रूप में नहीं रहते हैं, एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन ये जो स्वतंत्र एंटिटी होती है, ये चारों तरफ से जल के अणुओं के द्वारा घिरी रहती है, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, वो चारों तरफ से जल के अणुओं के द्वारा घिरी रहती है और इस प्रकार से जल के द्वारा घिरे हुए आयनों को जल योजित आयन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जब क्रिस्टल को जल में घोला जाता है तो हमारे को जल योजित आयन मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को आयनों का जल योजन कहा जाता है। ये घुलने की प्रक्रिया आयनिक क्रिस्टल के लिए हो गई है, लेकिन यदि आणविक क्रिस्टल हो तो उसकी घुलने की प्रक्रिया कैसी होगी वो हम देखें। तो आणविक यौगिक जब भी होते हैं तो वो विलायक के अंदर घुलता है, तो उसका एक कारण होता है, वो है हाइड्रोजन बंध, क्योंकि आणविक यौगिक जल के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। अब वापस आयनिक यौगिकों पे आते हैं हम। आयनिक यौगिक जब भी जल के अंदर डाले जाते हैं तो दो प्रकार की ऊर्जाएं वहाँ पर होती है। पहली होती है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है? जब एक मोल क्रिस्टल जालक के जल में विघटन हेतु आवश्यक ऊर्जा, यानी हमने क्रिस्टल लिया, उसका एक मोल हमने जल में डाल दिया, अब एक मोल आयनों को तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उस आवश्यक ऊर्जा को ही जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है और इसे डेल एल एच, एल मतलब लैटिस एंथैल्पी होता है, तो डेल एल एच से इसको प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जालक एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जलयोजन ऊर्जा है। जलयोजन ऊर्जा में हमने देखा कि जब आयनिक यौगिकों को हमने डाला तो आयनिक यौगिकों में आयनों को जल के अणुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। जब आयनों को जल के अणु चारों तरफ से घेरते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही जल योजन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जल योजन ऊर्जा को हम डेल हाइड्रेशन, HYD से लिखा है अपन ने, डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल, स्पेशली आयनिक क्रिस्टल जब जल में घुलता है तो दो प्रकार की एंथैल्पियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक होती है जालक एंथैल्पी और दूसरी होती है जलयोजन एंथैल्पी, जिसे लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो जालक ऊर्जा होती है उसमें जो आयन
मजबूती से अंतर आयनिक आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इसीलिए जालक ऊर्जा के लिए आयनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए जालक ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें तंत्र या सिस्टम की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जलयोजन ऊर्जा, जिसमें जल के अणु आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसीलिए जलयोजन ऊर्जा अर्थात हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। जबकि पूरे विलयन की एंथैल्पी हम देखें तो उसको हम डेल सॉल्यूशन H से प्रदर्शित करते हैं। SOL यहाँ सॉल्यूशन अर्थात विलयन को प्रदर्शित कर रहा है, तो पूरे विलयन की एंथैल्पी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और पूरे विलयन की एंथैल्पी जो होगी वो लैटिस एंथैल्पी अर्थात जालक ऊर्जा और हाइड्रेशन एंथैल्पी अर्थात जल योजन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। 3 परिस्थितियां यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहली स्थिति है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान लैटिस एंथैल्पी अर्थात जालक ऊर्जा से ज़्यादा हो या इसके बराबर भी हो, तो उस परिस्थिति में विलयन की जो कुल एंथैल्पी होती है वह लेस देन 0 होती है, अर्थात उसका मान 0 से कम होता है। 0 से कम होने का मतलब हो गया उसका मान ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव होता है। तो उन परिस्थितियों में विलेय आराम से विलायक में घुल जाता है। इसी प्रकार से यदि हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान लैटिस एंथैल्पी की तुलना में हल्का सा कम हो, बहुत ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, मामूली अंतर हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, हल्का सा कम हो, तो उन परिस्थितियों में विलयन की एंथैल्पी 0 से कुछ ज़्यादा हमारे को प्राप्त होती है और उन परिस्थितियों में भी विलेय विलायक में आराम से घुल जाता है। लेकिन जब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी 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 लेस देन लैटिस एंथैल्पी, तो उन परिस्थितियों में विलेय विलायक में नहीं घुलता है और वह अविलेय ही रह जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी अर्थात ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा कारक है विलेय के कणों का आकार। तीसरा है सम आयन प्रभाव। चौथा है दाब का प्रभाव और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है ताप का प्रभाव या तापमान। इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विलेय तथा विलायक की प्रकृति। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री का एक सर्वसिद्ध फॉर्मूला है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई ध्रुवीय विलेय है जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, तो वो ध्रुवीय विलायकों के अंदर ही घुलनशील होता है। ध्रुवीय विलायक जैसे जल है, तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। इसी प्रकार से अध्रुवीय विलेय जैसे आयोडीन, I4, सल्फर, एसेट, ये अध्रुवीय विलेय है जो कि अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन आदि में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि जो अध्रुवीय विलेय है वो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाए तो ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि ध्रुवीय विलेय को हम अध्रुवीय विलायकों में घोलना चाहें तो वो भी संभव नहीं होता है। कोई भी विलेय विलायक में घुलता है तो उसके लिए 2 परिस्थितियां जरूरी है। एक तो उसकी जालक ऊर्जा का मान कम होना चाहिए, दूसरा उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो विलेय विलायक में आसानी से घुल जाता है। विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है विलेय के कणों का आकार। इसको हम समझने से पहले नीचे एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमने 3 बाउल सेट लिए हैं जिसमें प्रत्येक में हमने 100 ग्राम, पहले में 100 ग्राम मिश्री, दूसरे में 100 ग्राम शक्कर और तीसरे में 100 ग्राम बूरा हमने ले लिया है। हम इन तीनों को यदि पानी में मिलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पहले कौन घुलेगा।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले बूरा पानी में घुल जाता है, उसके बाद चीनी पानी में घुलती है और मिश्री को घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका कारण यह है कि जो विलेयता होती है वो विलेय के कणों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। विलेय के कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो विलेयता भी ज़्यादा होगी। कणों का आकार यदि छोटा होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। कणों का आकार छोटा होने का ये मतलब नहीं हम एक ही कण की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं सब समान 100 ग्राम ले रहे हैं, इसीलिए सबको 100 ग्राम लेंगे। तो इन परिस्थितियों में हम ये बात कर रहे हैं कि कणों का आकार यदि जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसकी विलेयता भी ज़्यादा होती है। प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव का अर्थ है कि यदि विलयन में पहले से ही समान आयन घुले हुए हो तो यौगिक की विलेयता में कमी आ जाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले से NaCl युक्त जलीय विलयन है जिसमें पहले से हमने नमक को घोल रखा है, और यदि इसी विलयन में हम AgCl को और डालें तो उस AgCl की विलेयता सामान्य रूप से कम हो जाती है। NaCl जब जल में रहता है तो उससे हमारे को सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यदि उसके अंदर पहले से मौजूद है और फिर हम उसमें AgCl भी मिला दें तो उससे भी हमारे को क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। यानी क्लोराइड आयन उसमें पहले से ही थे और फिर हमने उसमें क्लोराइड आयन मिला दिया है। ली शतेलिए या ली सातेलिए का नियम बोलता है कि यदि किसी विलयन में किसी पर्टिकुलर आयन की सांद्रता ज़्यादा कर देते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर उसकी सांद्रता में कमी हो जाए। तो यहाँ पर भी प्रक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर उसकी सांद्रता में कमी हो जाए, अर्थात सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयन और Cl आयन के रूप में रहने के बजाय AgCl के रूप में ही रहना पसंद करेगा, जिससे इसकी विलेयता कम हो जाती है। हमारा चौथा है दाब का प्रभाव। सामान्यतः देखा गया है कि द्रव और ठोस के ऊपर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ ठोसों की द्रव में विलेयता के ऊपर भी दाब का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और अब हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान। तापमान विलेय और विलायक जब घुलते हैं तो बन जाता है विलयन, और इस पूरे विलयन की जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हमने डेल सॉल्यूशन H के नाम से पहले ही पढ़ रखा है, इस रूप में लिखा जाता है। और इस एंथैल्पी का मान या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होता है। जब इसका मान पॉजिटिव होता है तो वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, और जब इसका मान नेगेटिव होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमने विलेय लिया, विलायक लिया, और उन दोनों के मिलने से विलयन हमारे को प्राप्त हो गया, लेकिन साथ ही उत्पाद के रूप में ही हमारे को ऊर्जा भी मिल रही है, अर्थात इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि यदि ऊर्जा मुक्त होने पर हमारे को विलयन प्राप्त होता है, तो यदि हम बाहर से इसको ताप देने की कोशिश करेंगे तो ऊर्जा मुक्त होने के बजाय उसको ऊर्जा मिलने लग जाएगी तो विलयन प्राप्त होने के बजाय आपका प्रक्रम विपरीत दिशा में जाने लग जाएगा और विलेयता इसकी कम हो जाएगी। अर्थात यह प्रक्रिया जो कि ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है और इसमें पूरे विलयन की एंथैल्पी का मान हमारे को नेगेटिव प्राप्त होता है, क्योंकि तंत्र की ऊर्जा में लगातार कमी हो रही है। और इन परिस्थितियों में ताप बढ़ाने पर विलेयता के मान में कमी आती है। हम इसमें उदाहरण देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनको पानी में घोलते हैं और ताप बढ़ाया जाए तो उनकी विलेयता में कमी आने लग जाती है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। विलेय तथा विलायक को जब घोला जाता है और उसको ऊर्जा दी जाती है तो हमारे को विलयन प्राप्त होता है, अर्थात इसमें पहले ही हमने ऊर्जा दे दी है, ऊर्जा पहले ही दे दी, तो ये प्रक्रम हमारा हो गया ऊष्माशोषी प्रक्रम। और ऊष्माशोषी प्रक्रम में पूरे विलयन की एंथैल्पी का मान हो जाता है
पॉजिटिव अर्थात धनात्मक। तो इन परिस्थितियों में हम समझने की कोशिश करें कि जब इसको पहले ही ऊर्जा दी जाती है तो हमारे को विलयन प्राप्त होता है, यदि इसको और ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो हमारे को और ज़्यादा विलयन प्राप्त होगा। अर्थात जब ऐसे प्रक्रमों में ताप बढ़ाया जाता है तो ठोसों की विलेयता भी लगातार बढ़ती जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का उदाहरण भी इसी प्रकार का है, जिनमें ताप बढ़ाने के साथ साथ विलेयता में वृद्धि होती है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं जिसका नाम है विलेयता वक्र। विलेयता वक्र मुख्यतया ठोसों की विलेयता तथा उनके ताप के मध्य के वक्र को विलेयता वक्र के नाम से जाना जाता है। विलेयता पर ताप के प्रभाव के आधार पर आयनिक यौगिकों को मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया गया है कि किसी भी ठोस की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस जिनकी विलेयता ताप बढ़ने के साथ लगातार बढ़ती है। जैसा अभी अपन ने देखा था, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक होता है, अर्थात ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। जैसे NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम क्लोरेट, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ताप बढ़ाने के साथ साथ इनकी विलेयता बढ़ती है तथा ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होते हैं। तो एक बात हमारे को दिमाग में बैठा लेनी है कि जितने भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम हैं उनमें ताप बढ़ाने के साथ साथ ठोसों की विलेयता में लगातार वृद्धि होती है। दूसरा है ठोस जिनकी ताप बढ़ने के साथ विलेयता में लगातार कमी आती है। इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में तंत्र से या सिस्टम से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके उदाहरण है लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनको ये जल में डाला जाता है तो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता में कमी आती है। और तीसरा है हमारे पास ठोस जिनकी विलेयता न तो लगातार बढ़ती है और न ही लगातार घटती है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लूबर लवण या सोडियम सल्फेट .10H2O। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ताप बढ़ाने के साथ साथ विलेयता में लगातार परिवर्तन नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है और कभी विलेयता कम हो जाती है। अब इन तीनों प्रकार के उदाहरणों को एक ग्राफ के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें y अक्ष पर विलेयता प्रति 100 ग्राम विलायक में लेते हैं, जबकि x अक्ष पर तापमान डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है। और इसमें हम कुछ उदाहरणों के ग्राफ देखें तो सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ने के साथ साथ विलेयता में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण सोडियम क्लोरेट का भी हम ले सकते हैं, जिसमें भी लगातार ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार का उदाहरण लेड नाइट्रेट का भी है, जबकि NaCl में विलेयता बढ़ती है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम बढ़ती है। तो ये सब उदाहरण हमने देखे जिसमें ताप बढ़ने के साथ साथ विलेयता में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें ताप बढ़ाने के साथ विलेयता में कमी होती है। जैसे एक उदाहरण हमने देखा लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फेट का ग्राफ हम देख रहे हैं लाल रंग की रेखा में है और ताप बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता लगातार कम होती जा रही है। और तीसरे प्रकार का उदाहरण अब हम देखते हैं जिसमें हम पीले रंग की रेखा से ये ग्राफ देख रहे हैं। लवण है Na2SO4.10H2O। हम शुरुआत में देख रहे हैं कि ताप बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन एक बिंदु पर जाकर यह अधिकतम हो जाती है और उसके बाद फिर लगातार ताप बढ़ाया जाता है तो इसकी विलेयता में फिर धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। इसका कारण है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, सोडियम सल्फेट .10H2O है, इसमें से 10 जल के अणु, क्रिस्टलीय जल के अणु भाप बनकर के बाहर निकल जाते हैं और 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह Na2SO4 में परिवर्तित हो जाता है, यानी शुद्ध सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और सोडियम सल्फेट में ताप बढ़ाने के साथ साथ विलेयता में लगातार कमी आती है, इसीलिए इसका रूप बदल जाता है
इस कारण से पहले तो जब ये Na2SO4.10H2O के रूप में था तब तक तो ताप बढ़ाने के साथ साथ लगातार विलेयता में वृद्धि हो रही थी, लेकिन जैसे इसका रूप बदलता है और यह Na2SO4 में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद इसके विलेयता में ताप बढ़ाने के साथ साथ लगातार कमी आती है। तो जिस ताप पर विलेयता में कमी आना शुरू हो जाती है उस ताप को हम संक्रमण ताप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट .10H2O के लिए संक्रमण ताप 34 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं ठोसों को द्रव में घोलने पर उनके वाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए पहले हम नीचे दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से समझते हैं। पहले चित्र में विलायक है और विलायक के अंदर हमने अवाष्पशील ठोस के कणों को भी घोल दिया है। अवाष्पशील ठोस के कण होते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, जिनके कण वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सतह के ऊपर अवाष्पशील ठोस के कणों के बीच बीच में विलायक के कण व्यवस्थित रहते हैं और इनकी संख्या कम रहती है। जब वाष्प में बदलने की बारी आती है तो यहाँ से एक बार में, जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, 4 ही कण एक बार में वाष्प में बदल पा रहे हैं, इसीलिए इसमें वाष्प दाब तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। जबकि दूसरे चित्र में हम देखें, यहाँ पर कोई अवाष्पशील विलेय हमने नहीं मिलाया है, तो यहाँ पर सतह पर सारे के सारे विलायक के कण हैं, 13 कण है और 13 के 13 ही विलायक के कण हैं। और जब वाष्प में बदलते हैं तो 13 कण एक साथ यहाँ वाष्प में बदलते हैं। तो दोनों चित्रों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, दूसरा जिसमें अवाष्पशील विलेय हमने नहीं मिलाया है। तो दोनों में से जिसके अंदर हमने अवाष्पशील विलेय नहीं मिलाया है उसमें वाष्प दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 कणों का एक साथ वाष्प दाब होगा, जबकि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में मात्र 4 कणों के कारण ही वाष्प दाब लग रहा है। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। अवाष्पशील ठोस कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड और इसके अलावा अन्य कोई भी ठोस जो हम जल में घोल देते हैं, ज़्यादातर अवाष्पशील ठोस ही होते हैं। जल में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर जो भी वाष्प दाब होता है वो सिर्फ विलायक के कणों के द्वारा ही होता है, क्योंकि विलेय के कण तो वाष्प में बदलते ही नहीं है, इसलिए जो भी वाष्प दाब होगा वो सिर्फ विलायक के कणों का ही वाष्प दाब यहाँ पर होता है। और विलयन का वाष्प दाब का मान विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये बात नोट डाउन करने की है, क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं, उसका वाष्प दाब कम होता है, जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ठोसों का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तब हमने द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था। आज हम ठोस का द्रव के अंदर विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम पहले जो हमने पढ़ा उसको आपको जानने के लिए हमारा चौथा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ऊपर लिंक में आपको दिया गया है, आप उससे देख करके उसको पढ़ सकते हैं। राउल्ट फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट था, जिन्होंने 1886 में वाष्प दाब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यह नियम दिया था, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, जिसको हमने P से लिखा है, वह विलायक की मोल भिन्न XA के समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब सिर्फ विलायक के कणों के द्वारा ही होता है, यह हमने पहले ही जान लिया है। इसीलिए यहाँ पर जो संपूर्ण दाब होगा उसको P से लिखा है, और ये जो समानुपाती होता है वो सिर्फ विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलेय की मोल भिन्न का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात P समानुपाती होता है XA के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक हम यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक है Pn0। तो हम देखें कि P यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब है, Pn0
शुद्ध विलायक जो भी हमने लिया है, चाहे पानी लिया है या अन्य कोई विलायक लिया है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 से हमने यहाँ पर लिखा है, जबकि XA विलायक की विलयन में मोल भिन्न है। विलयन के वाष्प दाब का मान विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब इस राउल्ट के नियम की एक आलेख के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करते हैं। रेखीय समीकरण हमने पढ़ रखी है गणित की, y बराबर mx होती है। इसी प्रकार का यहाँ पर राउल्ट का नियम है कि P बराबर PA0 XA। यहाँ पर P जो है वो y के इक्विवेलेंट है, जबकि XA x के इक्विवेलेंट है और m PA0 के इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से ये रेखीय समीकरण की तरह ही है। और जब इसका ग्राफ तैयार किया जाता है तो y अक्ष पर विलयन का वाष्प दाब, जबकि x अक्ष पर विलायक की मोल भिन्न हम लेते हैं, तो हमारे को मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। A की मोल भिन्न अर्थात विलायक की मोल भिन्न लगातार बढ़ती जाती है, बाएं से दाएं हम जाते जाएंगे, विलायक की मोल भिन्न बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है जब विलायक की मोल भिन्न का मान 1 हो जाता है, और जब विलायक की मोल भिन्न का मान 1 हो जाता है तो उस स्थिति में जो भी वाष्प दाब हमारे को प्राप्त होता है वह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, जिसको PA0 के द्वारा हम लिखते हैं। अब राउल्ट के नियम का उपयोग करते हुए अंत में हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा वाष्प दाब में अवनमन देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है कि विलायक की मोल भिन्न को हमने XA से लिखा है, जबकि विलेय की मोल भिन्न को हम XB से लिखते हैं। और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी अवयवों की सभी मोल भिन्नों का योगफल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हम XA का मान निकाल सकते हैं। XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB, और यह मान हम राउल्ट के नियम P बराबर PA0 XA में रख दें, अर्थात यहाँ XA का मान हम रख दें 1 माइनस XB। तो मान रखने पर फिर हमारे को प्राप्त हो जाता है P बराबर PA0 1 माइनस XB। अब यहाँ PA0 को 1 से गुणा करेंगे तो PA0 आएगा, और PA0 को XB से गुणा करेंगे तो PA0 XB ही हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर PA0 XB को तो यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं, जबकि PA0 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये P माइनस PA0 बराबर माइनस PA0 XB हो जाता है। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा हम कर दें तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर इधर का माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, और इधर P माइनस PA0 के स्थान पर PA0 माइनस P हो जाएगा। अब इधर PA0 XB है, और PA0 को यदि हम बराबर के चिन्ह के विपरीत दिशा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को यहाँ प्राप्त हो जाता है PA0 माइनस P अपॉन PA0, और यह बराबर आता है XB, अर्थात अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न के बराबर हमारे को यह वैल्यू प्राप्त होती है। अब इस वैल्यू में जो ऊपर की तरफ PA0 माइनस P है, ये वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है, जबकि वाष्प दाब में अवनमन में शुद्ध विलायक की मोल भिन्न का भाग दे दिया जाता है, तो हमारे को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन प्राप्त होता है। वाष्प दाब में अवनमन PA0 माइनस P को हम डेल P के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि दाबों का अंतर है। PA0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जबकि P विलयन का वाष्प दाब है, और आपको पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए PA0 माइनस P को हम डेल P से लिख देते हैं और PA0 को अपनी जगह रहने देते हैं, और इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, जो कि विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, जिसे हम विस्तार से हमारे अगले टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्मों में काम में लेंगे और वहां समझेंगे। आप आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सहयोग बनाते रहिए।